बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का कोर्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिटी नर्सिंग के थर्ड यूनिट पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को। जी हाँ, हमने पिछली वीडियोज़ में इसके पार्ट 1 में हमने कम्प्लीटली 30 स्लाइड पढ़े हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्लाइड नंबर 30 से, जिसमें हम कोशिश करेंगे बल्कि हम कवर करेंगे पूरी यूनिट को आज के सेकंड पार्ट में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विद एमसीक्यूज। हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू द कम्युनिटी बाय पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम्स। तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। BHU, RHU एंड तहसील और डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल टीचिंग हॉस्पिटल, फेडरल हॉस्पिटल, और इस तरह हम आगे पढ़ते जाएंगे और इस यूनिट को हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने साथ कॉपी और पेन उठाइए। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताता हूं कि इसमें कौन सी एमसीक्यूज आ सकती है और बेसिक कंसेप्ट क्या है आज के इस टॉपिक में। तो चलो आप अपने साथ एमसीक्यूज नोट करते जाए कि बेसिक हेल्थ यूनिट में हम किस चीज़ को देखते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं, या ऐसे हम इमरजेंसी केयर भी कहते हैं, यानी कि इमरजेंसी केयर प्रोवाइड किया जाता है, या प्रिवेंटिव केयर कहते हैं ऐसे हम। और इसमें डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी होता है, यानी कि डिजीज़ केयर असेसमेंट होता है इसमें। तो ये हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट है, ये विलेज के बेस पर होता है और इसमें टोटल कितना पॉपुलेशन कवर होता है, कितने लोगों को ट्रीटमेंट या ये केयर प्रोवाइड किया जाता है 10,000 से लेकर 25,000 तक। और ये हमारे पास KPK में कितने हैं, अपने साथ ये पॉइंट लिखते जाए। 625 BHU है टोटल KPK में। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि पाकिस्तान में कितने हैं 5,527 5,527 BHU टोटल पाकिस्तान में है। तो ये अपने साथ एमसीक्यूज नोट करते जाए। इसके अलावा इसमें कितने बेड्स हो सकते हैं, 2 और 3 बेड्स पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल होता है। तो हमने कितनी एमसीक्यूज कवर किए, इसे हम इमरजेंसी केयर भी कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर या प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करता है। और ये हमारे पास KPK में 650 है और टोटल पाकिस्तान में 5,527 है। और टोटल कितना पॉपुलेशन को कवर करता है 10,000 से लेकर 25,000 तक ये हमारे पास पॉपुलेशन लोगों को ट्रीटमेंट देता है। तो ये सिर्फ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं कि स्लाइड में क्या दिया गया है। बेसिक हेल्थ यूनिट नाम से ज़ाहिर होता है ये हमारे पास विलेजेस में बेसिक हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिक हेल्थ यूनिट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर विच प्रमोट द हेल्थ एंड प्रिवेंट द डिजीज बाय इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग एंड ट्रीटिंग माइनर इलनेस। तो इसमें क्या होता है, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, डिजीज़ को प्रिवेंट किए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है, वैक्सीनेशन की जाती है पॉपुलेशन में, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ ट्रेनिंग सेमिनार प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं, और छोटे छोटे जो इलनेस होते हैं एक्यूट इलनेस उनका भी ट्रीटमेंट होता है BHU में। ऑन द एवरेज बेसिक हेल्थ यूनिट सर्व्स, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 10,000 से लेकर 25,000 तक लोगों को ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें स्टाफ कितने हैं या कौन से हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसमें होते हैं, कौन टीम कितने लोग पर मुश्तमिल टीम होता है। 1 मेडिकल ऑफिसर, 1 MO होता है, 1 हेल्थ टेक्नीशियन होता है, 1 डिस्पेंसर होता है, 5 to 10 लेडी हेल्थ वर्कर होते हैं। डिपेंड ऑन द पेरिफेरल एरिया, पेरिफेरल जो सेंटर से जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर डिपेंड करते हैं, वहाँ पर घर में जाकर भी वो हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। कितनी लेडीज़ 5 to 10। 1 सिक्योरिटी गार्ड एंड 1 दाई। दाई हिंदी का वर्ड है दाई, जिसे हम इंग्लिश ज़बान में मिडवाइफ कहते हैं, या TBA जिसे हम ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स भी कहते हैं, जो बर्थ के दौरान मदर और चाइल्ड का केयर करते हैं। तो ये हमारे पास दाई या TBA से हम ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अपने साथ नोट करते जाए। इसके बाद हमारे पास आगे है रूरल हेल्थ सेंटर, जिसे हम RHU भी कहते हैं, रूरल हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ सेंटर भी कहते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर कितना पॉपुलेशन का होता है, तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख तक, ये अपने साथ नोट कर ले। और इसके अलावा इसमें कितने बेड्स होते हैं 10 to 25 बेड्स होते हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास कितनी बेसिक हेल्थ यूनिट के साथ अटैच होता है या कितनी बेसिक हेल्थ यूनिट के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है 4 to 6, यानी 4 से लेकर 6 बेसिक हेल्थ यूनिट इसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं या इसके साथ इंटीग्रेटेड में रहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट है आप लोगों को
याद रखनी चाहिए। ये फिर हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट से थोड़ा सा एडवांस है, तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक पॉपुलेशन तक ये केयर प्रोवाइड करता है। इट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट दैट प्रमोट द हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज थ्रू इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट, कॉमन माइनर इलनेस। तो वही BHU जैसा काम है, लेकिन एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 10,000 से बढ़ा दिया गया है 50,000 तक। और इसमें बेड्स कितने हैं? 20 to 25। इट इज़ इम्प्लीमेंट द एलिमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्लीमेंट करता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड द स्पेशल सर्विसेज ऑफ द गायनोकोलॉजी एंड जनरल सर्जरी इन द एडिशन टू BHU। तो BHU के जो सर्विसेज है वो तो वैसे भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी गायनोकोलॉजी, जो फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद 4 to 6 बेसिक हेल्थ यूनिट। तो इसमें कितने हेल्थ यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? 4 to 6 हेल्थ जो बेसिक हेल्थ यूनिट है BHU है, वो रूरल हेल्थ के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। हैव 10 to 25 बेडेड वार्ड। तो कितने बेड्स होते हैं इस हॉस्पिटल में, रूरल हेल्थ सेंटर में? 10 to 25। और उसमें कितने थे BHU में? BHU में 2 or 3 बेड्स। आगे हमारे पास कंटिन्यू है। स्टाफ कितने हैं इनके पास? 1 मेडिकल सुपरडेंट, 1 ड्यूटी मेडिकल सुपरडेंट, और सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 1 गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रेशंस। गायनोकोलॉजी ऑब्स्ट्रेशन में क्या फ़र्क है? आपको पता है इनका फ़र्क? अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ। ऑब्स्ट्रेशन का मेन मकसद ये होता है कि मदर को बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ केयर देते हैं, उनको हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें स्पेशलाइजेशन भी होते हैं। और गायनोकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? इसमें वुमेन के हर एक ऑर्गन के हेल्थ के हवाले से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग लाइफ स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, डेथ तक जो ट्रीटमेंट या जो डायग्नोसिस या जो हेल्थ प्रोवाइड किया जाता है उसे हम गायनोकोलॉजी कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। और ऑब्स्ट्रक्शन का सिर्फ बर्थ के साथ रिलेशन है। 1 सर्जन होता है इसमें, 1 स्टाफ नर्स इंचार्ज, 1 लेडी हेल्थ विजिटर, 1 डिस्पेंसर, स्टोर कीपर, वैक्सीनेटर। तो ये जनरल आम बातें हैं। 1 रजिस्ट्रेशन क्लर्क, 2 ड्राइवर्स, वार्ड सर्वेंट, वार्ड बॉय। तो ये हमारे पास सिंपल बातें हैं। अभी टेलो का हेड क्वार्टर हॉस्पिटल, या जिसे हम तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल भी कहते हैं, ये दोनों नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। तो हमारे पास कितने एरिया को कवर करता है? 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख तक तो RHU करता था, RHC, और 1 लाख से जो ज़्यादा कवर करता है एरिया को या पेशेंट पॉपुलेशन को जो टारगेट करता है, वो हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। और इसमें कितने बेड्स है? 20 to 25। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले। और ये हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सब डिस्ट्रिक्ट को हम तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल भी कहते हैं। और ये हमारे पास 1 तहसील हॉस्पिटल इज इंटीग्रेटेड विद 3 to 4 RHU। तो 3 और 4 RHC या RHU इसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, या 3 और 4 RHU को मिलाकर एक तहसील हेडक्वार्टर बन जाता है। इट इज़ इंक्लूडेड इन सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से कि ये हमारे पास सेकेंडरी हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करते हैं। हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में सेकेंडरी हेल्थ को डिफाइन किया है कि व्हाट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर। इट प्रोवाइड्स प्रमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर एंड मेजर सर्जरी। तो इसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाता है तहसील में। इट प्रोमोट्स मोर क्यूरेटिव रादर देन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये क्योर पर फोकस करते हैं कि डिजीज़ को कैसे ठीक किया जाए, रादर देन प्रिवेंटिव हेल्थ किया जाए। यानी कि प्रिवेंटिव या प्रमोशन वो तो किसका काम है? BHU RHC का। तो इसमें क्योर पर फोकस किया जाता है। इट रिसीव द पेशेंट फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो जो BHU है, RHC है, वहाँ से पेशेंट यहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं जब उनका मसला वहाँ पर हल नहीं होता, सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इट हैज स्पेशल सर्विसेज ऑफ द गायनोकोलॉजिस्ट, आई पेडियाट्रिक्स, ENT, इंक्लूडिंग जनरल सर्जरी एंड मेडिसिन। तो ये सारे हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये सारे सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इट हैज़ 25 to 50 बेड कैपेसिटी। और 25 तक कौन प्रोवाइड किया जाता बेड? कौन से हॉस्पिटल में बेड्स थे? RHC या RHU में। 25 से 50 तक कैपेसिटी किसकी है? तहसील की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, DHQ के लिहाज से
ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नोट कर ले कि ये प्रोविंस बेस होता है और कितनी है एक प्रोविंस में 34 DHQ, तो 4 सूबे हैं तो 34 आप कंबाइन कर ले। कितने बेड्स है 150 to 250, 150 से 250 तक बेड इसमें होते हैं। बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल होता है, ये अपने साथ नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास इट आल्सो प्रोवाइड सेकेंडरी हेल्थ केयर, जैसे कि हमने तहसील में पढ़ा, ये भी सेकेंडरी केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने BHU RHC को पढ़ा कि वो प्रिवेंटिव पर फोकस करते हैं, तो ये सेकेंडरी हेल्थ पर फोकस करते हैं। ये दोनों तहसील और डिस्ट्रिक्ट का। और ये कितने तहसील को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है 4 to 6 तहसील को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट हो या इसके साथ कॉन्टेक्ट या कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। इट इज़ लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सर्विस 1 to 3 मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख से लेकर 30 लाख तक पॉपुलेशन ये टारगेट करता है या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑल DHQ प्रोवाइड रेफरल केयर टू पेशेंट रेफर बाय BHU RHC एंड तहसील हेडक्वार्टर्स। जब यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ वहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, तो फिर कहाँ पर रेफर किए जाते हैं DHQ में, जैसे कि यहाँ पर DHQ मर्दान है। प्रोविजनल और टीचिंग हॉस्पिटल है, ये इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजनल या टीचिंग हॉस्पिटल को हम टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसके लिहाज से नोट कर ले। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस है, जो नर्सिंग कॉलेजेस है, इसके साथ अटैच में रहती है, यहाँ पर मेडिकल डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ऑल्सो प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्स एजुकेशन। ओके जी, जैसे कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल्स है। ओके जी, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेशल केयर, EG, साइकेट्री, जो मोर एडवांस स्पेशलाइज्ड जो फील्ड है, जैसे कि साइकेट्री, ENT, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, बोन के हवाले से जो ट्रीटमेंट है, गायनोकोलॉजी, थ्रू होल जो फीमेल लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं तो वो गायनोकोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। ऑब्स्ट्रेक्ट जो सिर्फ बर्थ के हवाले से जो प्रॉब्लम आते हैं, पेडियाट्रिक्स चाइल्ड के हवाले से, ऑन्कोलॉजी दूसरे जो काजेज हो डिजीज़ की, तो वो सारे हमारे पास ट्रीट किए जाते हैं। दिस हॉस्पिटल प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन सर्विस आल्सो। तो चूंकि ये ट्रस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती, तो इसलिए हम इसे रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी केयर हॉस्पिटल प्रिवेंट केयर भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसेबिलिटी या रिहेबिलिटेशन के सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी हॉस्पिटल। दिस हॉस्पिटल है मोर टेक्नोलॉजिकल डिवाइस एंड प्रोसीजर। तो चूंकि ये हमारे पास बड़ी सतह पर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है या दूसरी इन्वेस्टर इसमें प्राइवेट जो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारे हमारे पास वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि सिटी स्कैन, दूसरी जो MRI है या दूसरी जो ब्रेन के हवाले से जो डिजीज़ की जो डायग्नोसिंग है, तो वो सारी यहाँ पर की जाती है। दीज हॉस्पिटल आर अंडर कंट्रोल ऑफ द प्रोविजनल सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ डायरेक्टरी। तो ये किसके अंडर काम करते हैं? ये सारे प्रोविजनल सेक्रेटरी हेल्थ डायरेक्टरी। फेडरल हॉस्पिटल वफाकी, जो कि एक डिफेंस के अंडर होता है, यानी कि फौज या दूसरी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो उनके अंडर ये हॉस्पिटल की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। स्पेशली जो जिनके फैमिली डिफेंस के साथ रिलेटेड, तो यहाँ पर बहुत उनके साथ वो किया जाता है, बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बहुत कम कास्ट पर। तो इसमें कितने बेड है? 1100 बेड्स होते हैं फेडरल हॉस्पिटल में। और ये हमारे पास अंडर ये जैसे का अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और इसे हम पॉलीक्लिनिक भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल भी कहते हैं। और ये हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। 2016 के मुताबिक 1200 पब्लिक है और 700 जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इसमें फेडरल हॉस्पिटल भी आते हैं। These hospitals run under the control of the federal government and mostly located in the capital city of the province। जो बड़े सूबे हैं उनमें पाए जाते हैं, पंजाब में, पेशावर में भी पाए जाते हैं। These hospitals provide tertiary health care services to the people। तो वही डिसेबिलिटी, वही रिहेबिलिटेशन या वही टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस इस्लामाबाद या ये हमारे पास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद है, ये हमारे पास फेडरल हॉस्पिटल है। इस तरह पॉलीक्लिनिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इन इस्लामाबाद, ये सारे एग्जाम्पल है और ऐसे हम पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कुछ हॉस्पिटल हैं: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ, जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन कराची,
लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इन हैदराबाद, जिन्ना हॉस्पिटल इन लाहौर। तो ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। रोल ऑफ द हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, हेल्थ जो प्रोवाइडर होते हैं, टीम मेंबर होता है, उनका क्या रोल है हेल्थ केयर में। टोटल हमारे पास 4 रोल डिस्कस की गए। नंबर 1 इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन देना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द लोकल एंडेमिक डिजीज, और 3rd नंबर पर है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, और 4th नंबर पर है प्रोविजन ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स। तो टोटल 4 रोल डिस्कस की गई है। अभी हम 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। इम्यूनाइजेशन मीन वैक्सीनेशन, किसी भी कम्युनिटी में जब कोई ख़ास डिजीज़ पाया जाता है कंटिन्यूसली, तो उसके लिए वैक्सीन दिया जाता है। टीम मेंबर उसी वैक्सीन देता है। वीक में 3 और 4 डेज इस टीम होता है, एक प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनेशन या तो ओरल दिया जाता है या इंट्राडर्मल इंजेक्शन के ज़रिए। तो जब वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन क्या करता है, उसमें लाइव या डेथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस खास डिजीज़ के हवाले से। फॉर एग्जांपल अगर कोई मीजल्स या कोई रेबीज़ वैक्सीन है, तो उसमें क्या होता है, डेड या लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किल वैक्सीन या लाइव वैक्सीन का नाम सुना होगा। तो या दूसरी जो टॉक्सिक वैक्सीन है। तो इस सारे वैक्सीन के ज़रिए क्या किया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से स्टिमुलेट किया जाता है कि ताकि हमारे इम्यून सिस्टम इस ख़ास डिजीज़ के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करे और वो बिल्कुल रेडी रहे। जब भी कोई डिजीज़ के वायरस आ जाते हैं तो फिर वो एंटीबॉडी डायरेक्टली उस एंटीजन पर अटैक कर लेते हैं। तो इसलिए हम वैक्सीनेशन देते हैं। इम्यूनेशन इज़ द प्रोसेस विच स्टिमुलेट द सेटल बॉडी रिएक्शन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विद मैनिपुलेशन अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़। तो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल कोविड-19, तो लोगों को क्यों वैक्सीन दिया जाता था, ताकि उनका इम्यून सिस्टम पहले से रेडी रहे, एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करे और अपना आर्मी जो है इम्यून सिस्टम वो बिल्कुल रेडी रहे एनी टाइम कि जब भी कोई पैथोजन वायरस है उसको किल किया जाए। वैक्सीन इज द सस्पेंशन ऑफ द लाइव और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज which stimulate the immunity system of the body to produce antibodies for the protection of the infection disease। वही बात कि ये लाइव या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक सस्पेंशन होता है, ओरल या इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है, जिसका मेन मकसद इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी सिक्रेट करवाने हैं और उस खास इन्फेक्शन डिजीज़ के ख़िलाफ़ वो फिर बाद में ताकि एक्शन ले और उसे किल कर सके। सेकंड रोल है टीम का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द लोकल एंडेमिक डिजीज। पहले तो ये अपने साथ कुछ टर्म है लिख ले इंपॉर्टेंट इसके लिहाज से। एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक का क्या मतलब है, देखिए जी, नोट कर ले। एपिडेमिक ये एक सडनली जब रैपिडली शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई डिजीज फैल जाए एक लोकल एक रीजन में, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, पोलियो, येलो फीवर, ये हमारे पास एपिडेमिक है। अब इसके बाद आता है इंडेमिक। इंडेमिक जब भी कोई कम्युनिटी का लफ्ज़ आता है ये कम्युनिटी में होता है। इंडेमिक कम्युनिटी के साथ जब भी कोई डिजीज़ का कोई नाम डिस्कस हो जाए, नेम डिस्कस हो जाए, तो इसका मतलब है कम्युनिटी एंडेमिक, ये एंडेमिक डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल जो चिकन पॉक्स है, और ये हमारे पास ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इसको एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। और 3rd नंबर पर आते हैं पेंडेमिक, जो पूरी दुनिया को कवर करता है ये डिजीज़। फॉर एग्जांपल पहले कोविड-19 के बारे में कहा जाता था कि ये एंडेमिक है, यानी कि एक ख़ास कम्युनिटीज़ में पाई जाती है, लेकिन फिर बाद में इसको पेंडेमिक का नाम दिया गया। पेन यानी कि पूरी दुनिया के लिए पेन होता है कोई डिजीज़, तो यही मतलब इसका है पेंडेमिक का। फॉर एग्जांपल जब कोविड-19, तो ये अपने साथ नोट कर ले। तो एंडेमिक का जो रोकथाम है वो कौन करता है, ये टीम। Terms refer to the disease or anything resembling a disease constantly present or greater or lesser extent in a particular locality. For example, endemic malaria, food shortage and starvation are endemic in certain parts of the world. तो ये हमारे पास कंटिन्यूसली होता है और ग्रेटर या छोटे लेवल या बड़े लेवल पर होता है, लेकिन कम्युनिटी में पाया जाता है जब कोई भी डिजीज़, और दुनिया की कई कम्युनिटी में जब कोई डिजीज़ पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मलेरिया, तो सिंपल से मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट इंस्क्यूज थे वो बता दिए हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द एंडेमिक डिजीज, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सर्विलियंस, ये आप लोग जब आगे आएंगे सेमेस्टर में तो आप सर्विलेंस का एक यूनिट भी पढ़ेंगे, मीन्स सर्वे मस्ट बी डन रेगुलरली। तो ये टीम क्या करता है, सर्वे करता है कितना डिजीज़ को हमने कवर किया, कितना आगे कवर करना है, किस तरह कवर कर सकते हैं। तो नर्सिंग प्लान किया जाता है पूरा। अर्ली डायग्नोस, तो अर्ली डायग्नोस मीन जब भी कोई ये डिजीज़ पेन स्प्रेड होना स्टार्ट होता है तो उसका अर्ली डायग्नोस
करने की कोशिश किया जाता है। ये टीम कोशिश करते हैं कि अर्ली डायग्नोस किया जाए कि जब भी डिजीज़ कोई कम्युनिटी में पाया जाए तो डायरेक्टली उसको डायग्नोस करे। तो ये मेन इसका मकसद है। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। आप लोगों ने कोविड-19 में देखा होगा, आपके जो रिश्तेदार में से अगर किसी को कोविड-19 होता तो उसको आइसोलेट किया जाता और एक ख़ास यूनिट में रखा जाता। प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी, मुख्तलिफ सैनिटेशन फॉर एग्जांपल ग्लव्स प्रोवाइड करना, दूसरे ग्लाउंड, ये दूसरे जो ग्लासेस प्रोवाइड करना, ये सारे सैनिटेशन में आते हैं। टू किल वेक्टर्स, और फिर हम स्प्रे करते हैं कोरोना के अगेंस्ट ताकि उन इंसेक्ट या माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल किया जाए। अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड बी कीप द पीस ऑफ द क्लॉथ और माउथ एंड नोज ड्यूरिंग स्नीजिंग। तो जब भी कोई पीस ऑफ द क्लॉथ होते हैं या माउथ के जो या नोज की जो स्नीजिंग जो कतरे होते हैं उनसे बचना, खुद भी बचना, नर्स को भी चाहिए कि अपने आप को बचाए, दूसरे पेशेंट को भी वार्ड में उनसे बचाए और पेशेंट को अपनी फैमिली मेम्बर से भी आइसोलेट करे। एजुकेट करना फैमिलीज को या पेशेंट को कि किस तरह डिजीज़ कम्युनिकेट होता है, ट्रांसमिट होता है। जैसे कि टीबी के बारे में कहा जाता है कि 2 फीट तक वो ट्रांसमिट होता है दूसरी पर्सन में। तो ये हमारे पास कुछ ड्रॉपलेट की वजह से कम्युनिकेट किस तरह होता है। एजुकेट करना फैमिली पेशेंट को। टू टीच द जनरल हाइजीन, किस तरह वो अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह वो स्टैंडर्ड तरीके से हैंड वॉश कर सकता है और अपनी बाथरूम्स का ख्याल रख सकता है और कौन से सैनिटाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे आप लोगों ने बताने हैं। इंटीमेशन मस्ट बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स। आपने कम्युनिटी में जितना भी काम किया, जितने भी आपने एक्शन लिए डॉक्यूमेंट की शक्ल में, आप लोगों ने किसको इतला करना है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, कि हमने डिजीज़ को कितना कवर किया या हमने आगे क्या क्या करने हैं। तो ये सारा कुछ आप किसको इतला करते हैं? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को। आगे हमारे पास है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीज़ एंड इंजरीज। कम्युनिटी में जो भी कॉमन डिजीज़ पाए जाते हैं उनको ट्रीट करना या उनसे लोगों को, पेशेंट को बचाना लोगों को, तो ये हमारे पास टीम का काम है, हेल्थ टीम का। कॉमन डिजीज़ कौन कौन से पाए जाते हैं? कॉमन कोल्ड, एलर्जीज, स्किन रैशेज, कफ, मलेरिया, डायरिया, डाइसेंट्री, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये हमारे पास सारे कॉमन डिजीज़ है जो कि कम्युनिटी में कॉमन लोगों में, ज़्यादातर पुअर लोगों में पाई जाती है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते, उनको पता नहीं होता, वो वेल एजुकेटेड नहीं होते। तो टीम मेंबर सेमिनार भी अरेंज करवाते हैं, प्रोग्राम, या उनको पूरा गाइड करते हैं कि किस तरह इन डिजीज़ से बचा जाए और इनका एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सारा कुछ कौन करता है? हेल्थ टीम मेंबर। प्रोविजन ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स, यानी कि एसेंशियल जो मेन ड्रग्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद हमारा आगे जो स्लाइड है डिवोल्यूशन, डाइसेंट्री, डिमांडिंग, उनको पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट हमारे पास है एज वी डिस्कस द एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर इलनेस, सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव एलिमेंट वी नीड टू ड्रग दिस इंक्लूड। तो जैसे कि हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में पढ़ा कि जो बेसिक चीज़ ये होती है, जैसे कि माइनर इलनेस को प्रिवेंट करना, तो उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? बेसिक जो ड्रग्स है उनको प्रोवाइड करना। प्राइमरी हेल्थ केयर आप लोग जानते हैं कि जो एक मीटिंग हुआ था, आप लोगों ने अतालमा डिक्लेरेशन को डिटेल में पढ़ा है पार्ट 1 में, पिछले 2nd यूनिट में, कि उनका मेन मकसद क्या था। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव करने के लिए क्या किए जाते हैं? ड्रग्स, जो बेसिक ड्रग्स है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग। एनाल्जेसिक जो पेन के लिए दिए जाते हैं, एंटीपायरेटिक जो एंटी फीवर है, तो ये हम एंटीपायरेटिक जो ड्रग है। टेबलेट्स, सिरप्स ऑफ द पैरासीटामोल और प्रिपरेशन और आइबुप्रोफेन, जैसे कि ब्रूफीन टेब्स एंड सिरप्स, एस्पिरिन टेबलेट्स, ये सारे हमारे पास बेसिक ड्रग्स है जो कि एक कम्युनिटी के लिए, लोगों को लिए प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हेल्थ टीम प्रोवाइड करता है। सिंपल एंटीबायोटिक कौन कौन से? केब, सिरप एंड एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। टेब्स एंड सिरप, सिप्ट्रेन के हमारे पास एंटीबायोटिक। आई ऑइंटमेंट में हमारे पास है क्रोमापेनिकोल आई ड्रॉप्स, न्यूमाइसिन आई ऑइंटमेंट एंड बैंडेज एंड कॉटन इंसेक्ट गाजा। तो ये सारे हमारे पास कॉमन बात है कि ये सारी चीज़ों का प्रोवाइड करना ये किसका काम है? हेल्थ टीम का, या गवर्नमेंट को इसकी नीड के हवाले से बताना कि कम्युनिटी के लोगों के लिए इसकी ज़रूरत है, तो ये हेल्थ टीम करता है। बैंडेज रोल्स और कॉटन रोल्स, क्रेप्स बैंडेज, ग्लव्स, पेपर प्लास्टर, स्मॉल एंड डिस्पोजल एंटीसेप्टिक बैंडेज, पॉलीटेक्स स्किन क्रीम, ये सारे हमारे पास कॉमन चीज़ है, एक कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनको एसेंशियल ड्रग्स अवेलेबल हो, ताकि वो प्राइमरी हेल्थ केयर को पूरी कम्युनिटी में या पूरी मुल्क में अचीव किया जाए।
तो ये हमारे पास कॉमन ड्रग्स के हवाले से। आगे हमारे पास है डिवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिबंडिंग। इस यूनिट का लास्ट ऑब्जेक्टिव है डिवोल्यूशन ऑफ द पावर्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट्स। पहले तो ये अपने साथ एमसीक्यूज नोट कर ले कि डिवोल्यूशन को हम डिसेंट्रलाइजेशन या होम रूल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाई सतह से, हायर एरिया से लो लेवल तक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, या हेल्थ के हवाले से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना, लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना, ये इस डिवोल्यूशन का मकसद था। 2000 में मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ के दौर में ये प्लान किया गया कि हमने जो बड़ी सतह पर जो हेल्थ के हवाले से फैसले किए जाते हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट को डोमिनेट किया जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ ऑफिसर्स है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अपने लोगों के लिए हेल्थ के हवाले से अच्छे इकदाम करें। तो ये कब किया गया था? 2000 में। एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल। तो इसका मेन मकसद क्या था? लोगों को एम्पावर करना हेल्थ के हवाले से, जो बुनियादी ज़रूरतें उन्हें प्रोवाइड करना हेल्थ के हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, टू मेक द डिस्ट्रिक्ट डोमिनेंट लेवल ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना या डोमिनेट करना या उन्हें इम्पोर्टेंट देना, इस प्लान का मेन मकसद था। इम्प्रूव द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी टू द पीपल क्लोज टू देयर डोर स्टेप्स। तो इसका मेन मकसद क्या था कि क्वांटिटी और हेल्थ की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना और हर एक इंडिविजुअल को कम्युनिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, इस डिवोल्यूशन, इस चेंजेस का मकसद था। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द पब्लिक हेल्थ कंबाइनिंग प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिंग एंड क्यूरेटिव हेल्थ एट ऑल लेवल्स। तो इस हेल्थ क्या अप्रोच का क्या मकसद था कि कंबाइनिंग प्रिवेंटिव अप्रोच, डिजीज़ को प्रिवेंट की जाए, इस तरह की डिजीज़ जो कम्युनिकेबल हो उन्हें प्रिवेंट की जाए, प्रमोट किया जाए हेल्थ को, अच्छे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड किया जाए और हेल्थ के हवाले से क्यूरेटिव स्टेप लिए जाए। तो इन सारे प्लान का मकसद था। रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर हम हेल्थ डिसीजन में डिस्ट्रिक्ट लेवल को इन्वॉल्व कर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हेल्थ डिसीजन में इन्वॉल्व करे तो उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगे। तो कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? प्रिवेंट एंड कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो डिजीज़ पाए जाते हैं, जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि ड्रॉप की शक्ल में जब कोई डिजीज़ एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है या टच की वजह से या दूसरे ब्लड की वजह से, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या सी है, तो ये सारे हमारे पास क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो उन्हें प्रिवेंट करना और फूड सैनिटाइजेशन, स्टेरिलाइज फूड या साफ़ सुथरा फूड का इस्तेमाल करना, फ्रेश खेतों का फूड इस्तेमाल करना, मेंटेन द मेडिकल एंड हेल्थ स्टेटस अंडर द HMIC। HMIC का मतलब है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो इनके अंडर हमने हेल्थ के हवाले से स्टेटिस्टिक मीन्स जो सर्विस किए जाते हैं, जो हेल्थ के हवाले से जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल किए जाते हैं, तो उन सारे को किस के अंडर हमने करने हैं? मेडिकल स्टेटस को मेंटेन करना है, HMIS। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी हमने मेंटेन रखना है, फीमेल के हवाले से या मेल के हवाले से। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, लोगों को, कम्युनिटी को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को गाइड करना है हेल्थ के हवाले से या न्यूट्रिशन के हवाले से हमने एजुकेट करना है। एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एनवायरमेंट, साफ सुथरा एनवायरमेंट के हवाले से एजुकेट करना लोगों को, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से लोगों में चेंजेस लाना। तो ये सारे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजनल लेवल पर भी है, सूबे के लेवल पर। मेक द हेल्थ पॉलिसी फॉर द प्रोविंस, पहले तो पूरी सूबे के लिए हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाए ताकि वो गवर्नमेंट उसी अपनी अच्छी तरीके से पूरी सूबे में अप्लाई कर सके। लेजिस्लेटिव ऑन द प्रोविजनल हेल्थ इश्यूज़, तो इस तरह के कुछ कानून बनाए जाए हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से प्रोविंस में। ड्रग्स कंट्रोल अंडर द ड्रग्स कंट्रोल एक्ट, जो ड्रग कंट्रोल एक्ट से उनके तहत, एक कानून के तहत ड्रग का अच्छी तरीके से या मिसयूज़ का ड्रग से हम लोगों को बचा सके या ड्रग के हवाले से लोगों में अवेयरनेस लाए। मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, इस तरह मेडिकल इंस्टीट्यूट जो पैरामेडिकल है या दूसरे जो बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनमें रेगुलेशन, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाना और उन्हें बार बार मॉनिटरिंग सर्वे उनका करना। तो ये भी
प्रोविजनल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ रिसर्च एंड रिलेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इस तरह के मुख्तलिफ हेल्थ किए जाते हैं प्रोविंस में, या जो दूसरे रिलेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन है उन्हें गैदर करना, ये भी प्रोविंस का मेन मकसद है। रिसोर्स एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट, किस तरह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले तो यह एमसीक्यूज़ के लिहाज से नोट कर ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उनको हम टाइप ए और टाइप बी हॉस्पिटल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो उन्हें हम पहले हम DHQ हॉस्पिटल के बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज को, हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। और फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि टाइप सी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के बेस पर भी हम फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद टाइप डी सिविल जो हॉस्पिटल है जिसमें रूरल हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ यूनिट और सब हेल्थ सेंटर जो हमारे पास है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर या डिस्पेंसरीज, तो ये सारे हमारे पास सारी एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि टाइप ए टाइप बी का मतलब DHQ हॉस्पिटल है, टाइप सी का मतलब तहसील है, और टाइप डी का सिविल जो रूरल या BHU RHC है, या सब हेल्थ जो हमारे पास है MCH सेंटर, ये कौन से कैटेगरीज में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे हेल्थ रिसोर्सेज को पूरी हॉस्पिटल में 1 by 1। प्रोग्रेस सो फार, या हमारे पास क्या प्रोग्रेस या क्या चेंजेस लाए गए। पोस्ट इन डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज हैव बीन डिजिग्नेटेड, तो इस तरह के डायरेक्टर जनरल की कुछ पोस्ट हेल्थ सर्विसेज के हवाले से प्रोवाइड की गए, दोबारा डिज़ाइन की गए। और इस तरह बजट को क्या क्या न्यू बजट को बनाए गए, न्यू बजट को, बजट मीन्स कि कितना प्रॉफिट होता है, कि पूरा जो बिज़नेस डिटेल होता है ड्रग्स के हवाले से या हेल्थ सर्विसेज के हवाले से, उन्हें न्यू रिक्वायरमेंट के हवाले से बनाए गए। ऑल दी ADOs का मतलब है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या ADHO एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैव बीन ब्रीफ्ड बाय द डिपार्टमेंट वाइज ऑन इट्स इम्प्रूव डेवोल्यूशन प्लान, तो डेवोल्यूशन प्लान के मुताबिक उन्हें ये हिदायत की गई कि वो किस तरह उन्हें हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने हैं या हेल्थ सर्विसेज में डिसीजन डिसाइड करने हैं चीज़ों को, या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। और इस तरह briefly was held for the both ADO and DCO for all district by health departments. All ADOs have been instructed to work as a team with the DCO at the district level. All the ADO have been asked to develop list of their assets for the distribution. तो सारी ADO या DCO को इंस्ट्रक्शन हिदायत प्रोवाइड की गए कि उन्होंने क्या करना है, और इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट लाने हैं। जो DCO और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है उनके अंडर ADO और दूसरे जो ADHO है वो काम करेंगे। और इस तरह मुख्तलिफ उन्हें ये हिदायत दी गई कि आप लोगों ने लिस्ट बनाने होते हैं एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करने की। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ख़ास जनरल बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर DCO, फिर ADO होता है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और ये सारे जो इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है ये हमारे पास किसके अंडर है, ADO और DCO। तो पब्लिक हेल्थ है DHQ है, बेसिक रूरल हेल्थ सेंटर है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, पॉपुलेशन वेलफेयर है, ये सारे इंस्टीट्यूट इनके अंडर होते हैं। और फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, EDO का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ये है कि इसको इंश्योर करना कि जो भी ऑफिसेज है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो उसके अंडर हो। ये तो लाजमी सी बात है कि किसके अंडर हो, EDO के अंडर, और वो सारे फैसले करे रूल्स और लॉ के मुताबिक। दूसरा मेन काम क्या है, जो भी ऑफिसेज है उनके अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट उनमें कोऑर्डिनेशन करे और उनका सुपरविजन उनके अंडर हो, और इंश्योर करे कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए अच्छी तरीके से कंट्रोल वे में पूरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है, अपने साथ नोट कर ले। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम नाम से ज़ाहिर होता है, ये एक हेल्थ मैनेजमेंट टीम है, हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। इसका मेन मकसद क्या है, नाम से ज़ाहिर होता है कि ये एक टीम अप्रोच है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर लोगों को अप्रोच करता है हेल्थ के हवाले से।
जो अपनी राय रखता है, एक्सचेंज करते हैं उनके साथ, अब दूसरी टीम मेंबर्स के साथ, दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। और DHO के जो वर्क लोड है, जो काम है, उसको भी रिड्यूस करता है, बिकॉज ज़्यादातर काम हेल्थ मैनेजमेंट टीम भी करता है। और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना या बड़े स्तर तक इस्तेमाल करना। इम्प्रूव द कोऑपरेशन कोलैबोरेशन अमंग द स्केल्ड होल्डर्स, लोगों में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन इम्प्रूव करना हेल्थ मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। किस तरह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है? ADO, इसमें एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है और अदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी होते हैं, कम्युनिटी या इलेक्टेड लीडर्स भी होते हैं। कम्युनिटी लीडर से मुराद जो मलक वगैरह या जो मस्जिद में मौलवी वगैरह है, वो लोगों को गाइड करते हैं, उनके ज़रिए हेल्थ को प्रमोट और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लोगों को लोगों में एक क्या होता है, इत्तेफाक पैदा करता है। तो कम्युनिटी से भी वो लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं। रोल्स ऑफ द DHM, रोल्स क्या है इस मैनेजमेंट टीम का? शेयर एंड एक्सपीरियंस एक्सचेंजिंग ऑफ द व्यू एंड आइडियाज़, तो वही बात कि अपनी व्यूज़ और आइडियाज़ को एक्सचेंज करना। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्रूविंग टेक्निकल एफिशिएंसी बाय सपोर्टिंग असिस्टिंग, जिस तरह इम्प्रूव करना टेक्निकल जो सपोर्टिंग है या जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ के वाले से, उनको इम्प्रूव करना, उनमें अपना व्यू पेश करना। इम्प्रूव द कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ रिलेटेड, तो इस तरह की दूसरी चीज़ों को भी इम्प्रूव और कोलैबोरेट करना गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि हेल्थ को अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम के बाद है आउटकम्स और रिजल्ट। तो हम क्या चाहते हैं आउटकम्स हेल्थ के हवाले से? वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हैव बीन डेवलप एंड रिसोर्स एलोकेट, मीनिंगफुल पार्टनरशिप एट द प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट तहसील कम्युनिटी लेवल थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट एंड THMT एंड सिटीजन बोर्ड्स, डिटेल मैपिंग फॉर द रिसोर्स एंड सर्विसेज नीड टू बी डेवलप। तो मेन मकसद जो है वो क्या है? एक वेल डेवलप स्ट्रक्चर बनाना, ताकि हेल्थ सर्विसेज मुकर्रर किए जाए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, और इस तरह का पार्टनरशिप बनाया जाए कम्युनिटी के लोगों के साथ, तहसील या डिस्ट्रिक्ट के लेवल या सूबे के लेवल पर। और ये किस तरह बना सकते हैं फ्रेंडशिप वगैरह? मुख्तलिफ टीम्स बनाकर, चाहे वो DHMT हो या THMT हो या दूसरी सिटीज़न बोर्ड हो जो कि हेल्थ के हवाले से अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनके साथ अच्छे पार्टनरशिप बनाना और रिसोर्स के हवाले से डिटेल मैप बनाना, ताकि अच्छी तरीके से हेल्थ की ज़रूरियात को पूरा कर सके और बेहतरी की तरफ जाए। तो ये हमारे पास आउटकम जनरल बात है, इस तरह की इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। आगे हमारे पास है हेल्थ एक्सपेंडिचर सिचुएशन एट प्रेजेंट, और उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ द डिवॉल्व सिस्टम इन हेल्थ केयर। तो टोटल हमारे पास 5 और 6 स्लाइड रहते हैं, जनरल बात है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह करता हूँ मैं आप लोगों को इसका मेन थीम बता देता हूँ। लोग कितना हेल्थ पर स्पेंड कर रहे हैं? 100% इज आउट ऑफ द पॉकेट, लोगों के रेंज से बाहर है, चाहे वो फॉर्मल या इनफॉर्मल हो, प्राइवेट सेक्टर। और लोग क्या करें? क्वेश्चन अराइज करें इस क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर पर, लोग मुतमईन नहीं है, और जो एक्सपेंडिचर है वो अननेसेसरी और इनअप्रोप्रिएट केयर पर लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। लोग सेटिस्फाई नहीं है और इनअप्रोप्रिएट केयर पर वो खर्च कर, अननेसेसरी गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। और इनइक्विटी है इन फाइनेंसिंग ऑफ द केयर, कोई मुनसफाना गैर मुनसफाना तकसीम किया जा रहा है केयर सिस्टम को। नो रेगुलेशन और स्टैंडर्ड और फी चेंज, रिलायबल इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। तो कोई इस तरह का गवर्नमेंट का कोई ख़ास फ़ी चार्ज, कोई इस तरह का रेगुलेशन इदारा भी नहीं है कि फ़ी जो चार्ज करते हैं उन्हें देखा जाए कि वो कितना करे, कम करे या ज़्यादा करे। इस तरह का इंफॉर्मेशन भी कोई ख़ास अवेलेबल नहीं है, रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ प्रॉब्लम मसले है। एडवांटेजेस क्या है डिवॉल्व के, जो हमने सेंट्रलाइज या जो डिवॉल्व जो प्लान 2000 प्लान का पढ़ा, इसके एडवांटेजेस क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट या लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना, रिप्रेजेंट कर, इनकरेज करना, ताकि वो हेल्थ सेक्टर के हवाले से डिसीजन ले सके, नंबर 1। और इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करना कि वो लोकल नीड्स को मीट करे और या प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करे, आगे जाके जो हाई गवर्नमेंट डिसीजन होते हैं हेल्थ के हवाले से उन्हें आगाह करे। सिंपल सी बात है। इस तरह की स्ट्रेटजी प्लान बनाना कि कम्युनिटी के लोगों के लिए इस तरह का हेल्थ प्रोवाइड किया जाए कि उनके लिए एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल हो और इकनॉमिकली भी वो सपोर्टेबल हो। तो ये जनरल से बात है। और इस तरह के प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पब्लिक में कि वो अपनी मर्जी से क्या करे, पे करे
और इम्प्रूव हेल्थ प्रोवाइड करना और इम्प्रूव हेल्थ को रिसीव करे। और डिस्ट्रिक्ट कैन रिकवर सस्टेनेबल कॉस्ट एंड कैन रिटेन इनकम्स क्रिएटिंग सेंस ऑफ ओनरशिप। इस तरह डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, एक इस तरह के उसके इनकम में भी इजाफा होगा लोग जब पे करेंगे, और सेंस ऑफ ओनरशिप एक खुद मुख्तार बॉडी बन जाए, अपने आप को तस्वर करेगी जब हेल्थ में कोई डिसीजन लेगी। इस तरह की फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी उनको स्ट्रेंथ मजबूत करना और मेनी प्राइमरी हेल्थ प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना, चाहे वो IMR हाई MMR हो या मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी या मेल इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना। तो इसका मेन मकसद है किसका, इस डिवॉल्व का। तो ये जनरल बात है। क्राइटेरिया फॉर एलोकेटिंग डिस्ट्रिक्ट बजट जो बनाया जाता है, जो बिजनेस या जो हेल्थ के हवाले से जो बजट बनाया जाता है, उसको किस तरह, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। पॉपुलेशन साइज को देखा जाता है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के स्केलेटन्स को देखा जाता है, उसकी इकोनॉमी को देखा जाता है, हेल्थ नीड्स को देखा जाता है, प्रॉब्लम को देखा जाता है। परफॉर्मेंस या एवोल्यूशन बेस्ड ऑन द प्रीडिटरमाइंड इंडिकेटर, जो भी सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई डिस्ट्रिक्ट को, उन्होंने कितना फ़ायदा पहुंचाया लोगों को, उनको एवोलुएट करना, उसके बेस पर बजट बनाना और कम्बिनेशन ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मैटर करते हैं, क्राइटेरिया बनाती है। आगे हमारे पास है चैलेंजेस एंड कॉन्स्टेंट। तो यहाँ हमारे पास कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं जब हम इस डिवॉल्व को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी डिपेंड करता है कि प्रोविजनल सूबाई और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस न्यू सिस्टम को अपनाने में कितना इंटरेस्ट है, इसको रेजिस्ट करता है या इसको एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स, उसको समझाना, कम्प्लीटली उस पर अमल करना, एक्ट करना अच्छी तरीके से, ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल पावर बिटवीन द प्रोविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव। नॉर्मल सी बात है, न्यू सिस्टम है तो हम फाइनेंशियल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन प्रोविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव, उनके दरमियान। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने। इसके बाद हमारा लास्ट स्लाइड है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कितनी कैपेसिटी है हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। और इस तरह रिजेंटमेंट अगेंस्ट स्टेटस क्यों एट द प्रोविजनल लेवल एंड फेयर ऑफ द लूजिंग अथॉरिटी, लैक ऑफ द इंटरेस्ट एंड लूजिंग द प्रॉफिट, स्टेटस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, मेडिकल कॉलेज एंड टर्शियरी हॉस्पिटल्स। तो ये सारे हमारे पास लूजिंग अथॉरिटी का एक जो फेयर है, डर है कि प्रोविजनल लेवल पर ये अथॉरिटी लूज़ कर जाएगी, या इसके अलावा प्रॉफिट नहीं होगा, या लैक ऑफ ट्रस्ट। तो न्यू सिस्टम है, मसले मसाइल आएंगे। इस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन या मेडिकल कॉलेज या टर्शियरी हॉस्पिटल को जो बजट मिलता है, शायद उसकी वजह से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में थोड़ी सी कमी आ जाए। तो ये सारे हमारे पास जनरल बात है। कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इस डिवॉल्व को 2000 को। तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करते जाएंगे। ये आखिरी जो स्लाइड है इसमें कंसेप्ट नहीं है, जनरल बात है, इसलिए मैंने जल्दी से पढ़ाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जो फर्स्ट स्लाइड थे और जो मिडल स्लाइड थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे MCQs आते हैं। तो आज की वीडियो को यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।